नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो रोज़ाना की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के भेद होते हैं व्यंजन के? तो मुख्य रूप से दो होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। और पहला होता है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न माने कोशिश जो हम करते हैं, ठीक है, बोलने के लिए, वर्णों को बोलने के लिए जो हम कोशिश करते हैं उसे प्रयत्न कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्राई करना। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला हमारा क्या था? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर हमने देखा कौन कौन से थे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन, पहला क्या था हमारा? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जिसमें कंठ दूसरा, पहला कंठ था और दूसरा तालु था, तीसरा मूर्धा, चौथा कै। ये भी बताती चलूँ मैं साथ के साथ, जो कंठ है इससे कै वर्ग का उच्चारण होता है। मैं यही लिखती चलती हूँ, नहीं तो फिर वहाँ वो जगह नहीं रह जाएगी। इससे कै वर्ग का उच्चारण होता है। ठीक है, इससे चय वर्ग का उच्चारण होता है, चय वर्ग का। तालु से इससे टय वर्ग का उच्चारण होता है और दंत से यानी दांत से जो है वो तय वर्ग का उच्चारण होता है। उसके बाद एक और बचता है पय वर्ग, तो उसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तो उसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये पय वर्ग होता है, यानी पय वर्ग जो है ये ओष्ठ से उच्चारित होता है। उसके बाद जो है इसमें उच्चारण स्थान में ही, मतलब उच्चारण स्थान इन्हीं चारों में पांचों में होता है स्पर्श व्यंजन। उच्चारण स्थान जो है निकाला जाता है, क्योंकि और जो सारे व्यंजन हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो है इनके व्यंजन के 5 भेद हैं। पहला था कंठ, दूसरा था तालु, तीसरा था मूर्धा और चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद थे, जो हमने पढ़ लिए, पहले ही पढ़ लिए हमने। ठीक है, अब दूसरा है इसके बाद प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। प्रयत्न माने कोशिश करना। तो इसके प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन के भेद हैं वो हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? श्वास या वायु की मात्रा के आधार पर, ठीक है, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। यहाँ ये नहीं लिखा मैंने लिख लिया था ताकि समय कम लगे, क्योंकि लिखने लगती हूँ तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो के आधार पर, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया ताकि टाइम न वेस्ट हो। ठीक है, के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है श्वास या वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद, दूसरा है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद, ठीक है, और तीसरा है मुख के अवयव माने भाग, पार्ट, ठीक है, अभी समझाती हूँ, के द्वारा श्वास को रोकना या अवरोध उत्पन्न करना। यानी कि जब हम सांस हम जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो कुछ व्यंजनों के उच्चारण में, कुछ वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह जो है वो कुछ हमारी वायु को निकलने से अवरोधित करता है, रोकता है, ठीक है, बाधा उत्पन्न करता है। तो उसे जो है ये तीसरी कैटेगरी में रखा गया है।
तो तीसरा है मुख अवयवों के द्वारा श्वास को रोकना या अवरोध उत्पन्न करना। जो मुंह के भाग हैं, ये जिन वर्णों के उच्चारण में, कुछ वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जो है सांस जो अंदर से हमारी बाहर को आती है उसको निकलने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। ऐसे कौन कौन से हैं, तो ये पहला हो गया हमारा स्पर्श। ठीक है, यानी स्पर्श का मतलब कि ये सारे के सारे होते हैं। ठीक है, इन्हें भी उच्चारित करते समय कहीं ना कहीं जो हमारी सांस है वो बाधित होती है। ठीक है, और दूसरा है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में आता है चय छ जय झ, चय छ जय झ। अभी मैं अलग लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, टाइम ना वेस्ट हो इसके लिए मैंने चलिए सबसे पहले मैं इसको समझाऊंगी। इस वाले को मैंने आपको पढ़ाया श्वास या वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। अब श्वास या वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से भेद थे, हमने कहा क्या कहा कि पढ़ा था हमने अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है ना, पढ़ा था हमने, यानी कि ऐसे वर्ण जिसे बोलने में वायु कम निकलती है, हमारी जो प्राण वायु है श्वास है कम निकलती है वो अल्प प्राण, और जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी श्वास ज़्यादा निकलती है बाहर वो महाप्राण। ये हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। उसके बाद ये दूसरा था स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। ये मैंने खूब समझा के पढ़ाया है। इसको कहते हैं घोष और अघोष। क्या कहते हैं इसको? घोष और अघोष, घोष और अघोष। इसे सघोष भी कहा जाता है। यहाँ मैं स लिख देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। सघोष या अघोष। अब ये सघोष अघोष क्या होता है ये मैंने पिछले में पढ़ाया हुआ, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सघोष का मतलब कि जिनके उच्चारण में जो हमारी ये स्वर तंत्रियाँ हैं, जो दो झिल्लियाँ हैं स्वर निकालती हैं बाहर को, ये जब झंकृत होती हैं तो उसे सघोष कहते हैं। और जिन व्यंजनों के या वर्णों के उच्चारण में जो स्वर तंत्री है हमारी स्वर तंत्री है हमारी वो झंकृत नहीं होती उसे अघोष कहते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, आज मैं स्पेशल रूप से इसको पढ़ाने के लिए लाई थी कि मुख के अवयवों के द्वारा श्वास को रोकना या अवरोध उत्पन्न करना। यानी जो हमारा मुंह है ये जब किसी वर्ण का उच्चारण करता है तो जो है मुंह के जो कुछ भाग होते हैं, जैसे जीभ हो गई, जैसे ओंठ हो गया, जैसे दांत हो गया है ना, तो ये सभी जो है वायु को बाहर निकलने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं आइए देख लेते हैं। पहला तो स्पर्श हो गया, यानी कि जब हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो हमारे बोलने में या श्वास को बाहर निकलने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब दूसरा है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी का मतलब होता है कि हैं तो स्पर्श व्यंजन में से ही, लेकिन वो संघर्षी हैं। तो वो हैं कौन कौन से? स्पर्श संघर्षी कौन कौन से हैं? स्पर्श माने स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना, और संघर्षी माने संघर्ष करके बाहर निकलना, संघर्ष करके बाहर निकलना। अब ये कौन कौन से हैं? ये हैं च, छ, ज, झ। एक ये भी होता है, कभी प्रश्न में पूछ ले तो आप बता सको, ठीक है ना, तो ये भी होता है। ठीक है, मान लिया पूछ लेता है तो हमारे वर्णमाला में इसका कोई स्थान नहीं है, ये सब फारसी भाषा से आया हुआ है। ठीक है, लेकिन कभी पूछ लेता, चूँकि इसको नुक्ता वर्ण भी कहा जाता है। अब आ गया है टाइम तो बता भी दूँ, नुक्ता वर्ण, इसको क्या कहते हैं? नुक्ता वर्ण। ठीक है, जिसमें ऐसे बिंदी लगी रहती है ना, उसको नुक्ता वर्ण भी कहा जाता है। सॉरी, ये लिखने में ही पता नहीं क्या चौक नहीं चल रहा है, इसको नुक्ता वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे जहाँ जब बिंदी लगी, जैसे फ हम लिखते हैं ना तो यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं, है ना, सरफराज, तो इसको जब बोलते हैं तो ज़्यादा हवा निकलती है, छ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये नुक्ता वर्ण कहलाते हैं। इसी में मैंने ये भी बता दिया, याद रखना, कभी पूछ ले तो आप कर सको। ठीक है, तो ये हो गए स्पर्श संघर्षी।
अब जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो देखिए हमारी सांस कैसे बाधित होती है, च छ। क्यों? क्योंकि जो जीभ है ना वो तालू को छूती है। कौन से तालू को? आगे वाली तालू को। जो खुरदरा वाला है उसके ऊपर चिकना वाला जो भाग है, दांत के पहले दांत के बाद जो ऊपर खुरदरा वाला है, खुरदरा वाले के बाद जो चिकना वाला भाग है उसको जीभ जाके छूती है, च छ ज झ। ठीक है, तो क्या होता है, जीभ जब ऊपर को जाती है तो जो हमारी प्राणवायु होती है, सांस होती है, वो आपस में टकराती है, संघर्ष करके तब जाके बाहर निकलती है। तो इसलिए इन वर्णों को स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब और अगला है हमारा संघर्षी, केवल संघर्षी। संघर्षी, अब जब स्पर्श संघर्षी आपने समझ ही लिया है तो संघर्षी का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि संघर्षी उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में हमारी प्राणवायु बाधित होती हुई बाहर निकलती है, यानी कि जो मुंह के भाग हैं प्राणवायु को निकलने में बाधा करते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है ना, बहुत परेशान होकर फिर वो बाहर निकलती है। तो ऐसा कौन सा वर्ण है? ठीक है ना, हमारी वर्णमाला में ऐसा कौन सा वर्ण है? तो है ना, एक है, देखते हैं कौन सा है ये। एक है श, एक है श, एक है स और एक है ह। ठीक है, ये चारों संघर्षी हैं और इन्हें जो है ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। इनको ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। ठीक है, एक तो स्पर्श संघर्षी होता है और एक ऊष्म संघर्षी होता है। चाहे इन्हें संघर्षी कह लो या ऊष्म संघर्षी कह लो, दोनों ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, लेकिन संघर्ष करके बाहर निकलते हैं, संघर्ष करते हुए बाहर निकलते हैं। ठीक है, प्राणवायु के द्वारा। कैसे? जैसे हम कहते हैं, अब ये जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? स का इसका उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, जो बड़ा वाला सलजम वाला स है इसका उच्चारण स्थान है तालु। तो तालु पर जीभ लगानी है, यानी कि जब हम च छ ज झ बोलते हैं तो जो दांत के ऊपर खुरदरा वाला भाग है, खुरदरे वाले के भाग के ऊपर जो चिकना भाग है उसको कहते हैं तालु। उसमें जाकर के हमारी जीभ जब लगती है तब इस बड़े वाले स का उच्चारण होता है। तो अब देखिए, जब जीभ ऊपर जाएगी, तालु को छुएगी तो सांस जो है वो हमारी जो प्राणवायु है वो इधर उधर भागेगी और भाग के उसी में गर्म हो जाएगी, गर्म होके फिर बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है षटकोण वाला स। षटकोण वाला स का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। षटकोण वाला जो स है इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। अब मूर्धा कहाँ है? जो मुंह का जो ऊपरी छत का भाग होता है, यानी कि जो मुंह का छत होता है ऊपर वाला, वो जो एकदम चिकना वाला भाग होता है एकदम ऊपरी छत का, उसे मूर्धा कहते हैं। जब हम अपनी जीभ मूर्धा में लगाएंगे तब हम इसका उच्चारण करेंगे, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ठीक है, अब देखिए, जब हम जीभ पूरा पलट के मूर्धा को छुएंगे तब क्या होगा? जो प्राणवायु है वो रुक जाएगी, बाधित होगी और बाधित होती हुई आधीधर से निकलेगी, जीभ के आधीधर से निकलेगी, फिर जाके कहीं वो बाहर आ पाएगी। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये भी इस पर संघर्ष, उसमें संघर्षी होगी, माने वायु जो है वो गर्म हुई, इधर भागी उधर भागी, फिर जाके वो बाहर को निकली। ठीक है ना, तो ये उसमें संघर्षी है। उसके बाद है छोटा स। अब हम छोटा स का उच्चारण स्थान कहाँ है ये भी जान लो। छोटा स का उच्चारण स्थान है दांत, यानी कि जब हम स का उच्चारण करते हैं छोटा स से सपेरा वाले का, तो हमारी जीभ दांत में लगनी चाहिए। अगर हम दांत जो है, जीभ जो है दांत में नहीं लगाएंगे तो छोटा स का उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं होगा। ठीक है, तो छोटा स का उच्चारण करते समय जब हम जीभ को दांत में लगाएंगे, जीभ क्या होती है? जीभ का जो आगे वाला नुकीला वाला भाग होता है वो जब हम दांत में लगाएंगे तो ऊपर जीभ ऊपर चली जाएगी, दांत में लगेगी ऊपर वाले दांत में, नीचे वाले में नहीं। ठीक है, तो तभी जो हमारी प्राणवायु है वो बाधित होगी और जब बाधित होगी तो वायु जो है वो गर्म होकर के इधर उधर भाग के बाहर निकलेगी। यानी कि जो तीनों स हैं ये अजीब अजीब हैं। इसको उच्चारित करते समय दांत के ऊपर वाले चिकने भाग में लगाना पड़ता है, तब ये गर्म हो जाती है। ठीक है ना, तालु से। इसको मूर्धा से उच्चारित करते हैं, पूरे छत पे ले जाना पड़ता है, उसकी जो ऊपरी छत है मुंह का। ठीक है, तो प्राणवायु जो है गर्म हो जाती है।
और उसके बाद जो ये है इसके छोटा सा के उच्चारण में दांत में जीभ का नोक लगाना पड़ता है, तब इसका उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से इन तीनों के उच्चारण में जो हमारी प्राणवायु होती है वो बाहर निकलने में बाधित होती है, कभी मूर्धा की वजह से, कभी तालु की वजह से और कभी दांत की वजह से। अब है तीसरा है एक ऐसा वर्ण है जो बिल्कुल खुल के आ जाता है, कंठ से उच्चारित होता है और पता नहीं है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो इतनी सारी सांस बाहर आती है कि वो ठंडी तो होने नहीं पाती, वो गर्म ही निकल जाती है। ठीक है, बाधित नहीं होती, कहीं है मुंह खुला रहता है, लेकिन जैसे गर्म अंदर थी वैसे ही बाहर आ जाती है। इसलिए इन चारों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इन है को कै बोलते हैं, आराम से हम बोल लेते हैं, लेकिन जब है बोलते हैं ना तो एकदम से हमें जैसे लगता है कुछ झटका लग गया है ना, झटका जैसे लग गया। तो एक संघर्ष करती हुई हवा जो है वो एक होता है रुक रुक के आना और एक होता है बाधित हो के आना। ठीक है, वो सॉरी एक होता है बाधित हो के आना, रुक रुक के आना, प्रयत्न करके आना, और दूसरा होता है कि एक बैग झटके से कोई उठा के फेंक दे, वो भी संघर्ष करना ही होता है। ठीक है, तो जब हम है का उच्चारण करते हैं तो हमारी वायु जो है झटके से बाहर निकलती है, यानी वो समझ नहीं पाती जाऊँ किधर, है ना। तो जो है ये चारों के चारों जो है क्या है, स्पर्श सॉरी ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम देख लेते हैं। अगला है उत्क्षिप्त या उछिपा व्यंजन। कौन सा है? उत्क्षिप्त या उछिपा व्यंजन। उत्क्षिप्त या उछिपा व्यंजन ये इसी का भाग है। मुंह के जो भाग होते हैं, ये जो सांस रोकते हैं, बाधा करते हैं, उसी का है ये जो है, कहाँ गया, चौथा, उत्क्षिप्त या उछिपा व्यंजन। अब उत्क्षिप्त या उछिपा व्यंजन क्या होता है? उत्क्षिप्त या उछिपा ये होता है टय वर्ग पूरा और डे, ये अड़े, टय वर्ग हो गया पूरा और डे अड़े और अड़े हो गया। ठीक है, ये होता है। अब इनका जब हम उच्चारण करते हैं ट ठ ड ढ, तो जीभ कहाँ गई? मूर्धा को छूती है जाके। जो जीभ की नोक होती है वो पलट के जाके मूर्धा को छूती है। ठीक है, ऐसे ही अड़े अढ़े कहते हैं, तब भी वो जीभ जो है पलट के ऊपर को जाके छूती है, मूर्धा को छूती है। ठीक है, तो इन वर्णों को उछिपा व्यंजन कहा जाता है और खासकर इनको कहा जाता है, इनके लिए ये नाम दिया गया है। और इन्हीं को द्विगुण भी कहा जाता है, याद रखना। इन्हें अकेले को द्विगुण भी कहा जाता है, इन्हें उछिपा व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अब ये इनको मैंने इसमें क्यों रखा है? क्योंकि इनके उच्चारण में भी जीभ जो है वो जाके मूर्धा को छूती है और जो हमारी प्राणवायु होती है वो इधर उधर टकराती हुई जो है बाहर को आती है, गर्म हो जाती है अंदर अंदर। ठीक है, बड़ी मशक्कत करने के बाद बाहर आती है। तो ये क्या है, जो हमारी सांस है वो बाधित होती है, उसके बाद ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, वर्ण उच्चारित होके। तो मुझे लग रहा है अब ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद पांचवा है लुंठित व्यंजन। पांचवा कौन सा है? लुंठित व्यंजन। अब लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित व्यंजन होता है, लुंठित व्यंजन कहते हैं अरे को। लुंठित व्यंजन क्या होता है? रे होता है अकेला। अब इसे लुंठित व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं लुंठित व्यंजन का, यानी रे का उच्चारण करते हैं, तो देखिए हमारी जीभ कैसे होती है। बोल के प्रैक्टिस कीजिए, बोल के देखिए, रे रे, यानी जो जीभ है वो आपस में ही गोल मटोल हो जाती है, कपकपाती है, लेकिन किसी को नहीं छूती। ना ये दांत को छूती है, ना मुंह को छूती है, ना दाएं जाती है, ना बाएं जाती है। ठीक है, यानी अपने में ही गोल हो जाती है, कपकपा कर गोल हो जाती है। और उसके बाद जो वायु है वो थोड़ी सी बाधित होकर फिर बाहर आती है। ठीक है, यानी कि जो जीभ है वो पहले ऊपर उठती है थोड़ा सा, ठीक है, उठने के बाद कपकपाती है और कपकपाने के बाद बिल्कुल गोल हो जाती है। ठीक है, ऐसे
यानी अंदर को खिंच जाता है, जो ये अंदर के जो और भाग हैं वो अंदर को खिंच जाती हैं और जीभ जो है वो पूरी की पूरी गोल हो जाती है, कप कपाकर गोल हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, वायु में बाधा पड़ती है और फिर वो बाधित होके फिर बाहर को निकलती है। ज़्यादा बाधित नहीं होती पर होती है। ठीक है, तो रे क्या होता है, जो है लुंठित व्यंजन होता है, इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक, अब पार्श्विक व्यंजन क्या है देख लीजिए। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं लय को। जो लय होता है ये पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है, अब इसे पार्श्विक क्यों कहा जाता है, देखिए जब हम लय का उच्चारण करते हैं, लय है ना, तो जीभ जो है वो मुड़ के लगती है दांत में। लय हम बोलते हैं तो जीभ जो है वो मुड़ती है और दांत इसे संभाल लेता है। यानी कि पहले ये मुड़ती है, घेरा बनाती है, फिर दांत इसे संभाल लेता है और जो हमारी प्राणवायु होती है वो इधर उधर पहले होती है, फिर गर्म होकर फिर बाहर निकलती है। ठीक है, यानी कि घेरा बना लेती है। जीभ जब पलटती है तो एक घेरा बना लेती है, पार्श्व बना लेती है। पार्श्व माने घेरा। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारी प्राणवायु है वो निकलने में बाधित होती है, थोड़ा इधर से निकलती है और जब जीभ जो है नीचे गिरती है तब पूरी की पूरी वायु बाहर निकलती है, लय। ठीक है, लय। जब हम लय का उच्चारण करते हैं, जीभ पलट गई और एक घेरा बना लिया, ठीक है, पार्श्व बना लिया और वायु थोड़ी इधर निकली, फिर जो नीचे जीभ पलट के आई तो पूरी की पूरी बाहर प्राणवायु हमारी आती है। तो इसीलिए इसको लय को जो है पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक माने घेरा बनाना। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सब समझ में आ गया होगा। और बस इतने थे ये जो है मुख अवयवों के द्वारा श्वास को रोकना यानी अवरोध उत्पन्न करना। मुख अवयव यही तो है, जीभ हो गई, दांत हो गए, ओठ हो गए, है ना। तो ये सभी क्या हैं, मुख के भाग हैं, अवयव हैं, जो कि जो हमारी सांस होती है उसको आने जाने में जो सहायता भी करते हैं और बाधा भी उत्पन्न करते हैं। तो जो बाधा उत्पन्न करते हैं वो कौन कौन से हैं, वर्ण हैं, ये हमने देख लिया। तो हम क्या पढ़ रहे थे, व्यंजन के भेद पढ़ रहे थे। उसमें पहला क्या था, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। तो कितने प्रकार थे, 5 प्रकार के। पहला कौन था, कंठ व्यंजन। ठीक है ना, कंठ स्थान जो है जैसे क ख ग घ। और दूसरा था तालु, यानी कि तालु से कौन उच्चारित होते हैं, च छ ज झ। ठीक है, और तीसरा था दंत, यानी कि ट ठ ड ढ। तीसरा था ट ठ ड ढ, यानी कि उसका स्थान है मूर्धा, है ना, वो तीसरा था। और चौथा था दंत, यानी त थ द ध उससे बोले जाते हैं, है ना। तो त थ द ध का उच्चारण स्थान दांत है। और पांचवा था ओष्ठ, प फ ब भ उससे उच्चारित होते हैं, है ना। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के 5 भेद थे। अब दूसरा इसमें है उच्चारण स्थान व्यंजन के भेद में दूसरा है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद, है ना। प्रयत्न के आधार पर इसमें हमने देखा श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, यानी अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, दूसरा था इसी का दूसरा है स्वरतंत्री में कंपन के आधार पर, स्वरतंत्री। ठीक है ना, तो वो घोष अघोष, है ना, पढ़ा दिया था, पिछला वीडियो देख लेना। उसके बाद इसी का तीसरा है मुख अवयवों के द्वारा श्वास रोकना या बाधा उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना। तो इसके अंदर कौन कौन से थे, स्पर्श आता है ना। स्पर्श संघर्षी होता है, च छ ज झ। उसके बाद संघर्षी होता है, श श श श ह। ठीक है, उसके बाद उत्क्षिप्त या उछिपा होता है, अड़े अढ़े, है ना। और उसके बाद लुंठित होता है, रे, है ना। उसके बाद पार्श्विक होता है, लय। तो आज मैं इतना ही लेके आई थी, ज़्यादा पढ़ाऊंगी, अभी मैं पढ़ाने लग जाऊंगी और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। पढ़ाने के लिए कुछ कमी नहीं है, ठीक है। तो आज तो चूँकि मैंने लिखी इसलिए लिया ताकि थोड़ा कम टाइम लगे, लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर भी लिखना पड़ता है, समझाने लग जाओ तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा जो कुछ मैंने समझाया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये और ये सभी जो हैं पीछे वाले वीडियो में पड़े हुए हैं, इसे मैंने आज समझा दिया। इसमें से अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से इसे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, तो बस अब इसी के साथ मैं वीडियो बंद करती हूँ। और अगर अच्छा लगता है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको ठीक लगे। ठीक है, और दूसरों के पास भी शेयर कर देना। यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक भी दे देना और बेल आइकन को दबा देना, ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि सारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।